आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने देखना है जी इंट्रोडक्शन टू फंक्शन पॉइंट। और एजेंडा जो होगा हमारे पास वो क्या होगा, इंट्रोडक्शन देखना है, व्हाई यूज फंक्शन पॉइंट्स, कि हम इनका इस्तेमाल क्यों करते हैं, फंक्शन पॉइंट का हम इस्तेमाल क्यों करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे मैनेज कैसे कर सकते हैं हम अपने सॉफ्टवेयर को, और हम कैसे मैनेज कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को। देन फिर हम देखेंगे फंक्शन पॉइंट का मुवाजना करवाएंगे किसके साथ, लाइन ऑफ कोड के साथ। फंक्शन पॉइंट का कंपैरिजन करवाएंगे हम लाइन ऑफ कोड के साथ। ठीक है। देन फिर हम देखेंगे कि हाउ टू काउंट फंक्शन पॉइंट, कि किस तरह से हम फंक्शन पॉइंट को काउंट कर सकते हैं। ये जो वाली आखिरी वाला जो टॉपिक है ना, इसको हम कोशिश करेंगे कि ना ही बढ़े आज, ये वाला को। ठीक है, इस वाले को। ठीक है, हम यहाँ तक सिर्फ जनरल बातें डिस्कस करेंगे आज। तो टेक्निकल बातों को फिर हम जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मिड के बाद आपकी डिस्कशन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है। तो अब हमारे पास जो है इंट्रोडक्शन देखते हैं जी। सबसे पहले कि इंट्रोडक्शन क्या है। तो आज के टॉपिक को पढ़ने का जो पहला मकसद है वो ये है कि हम क्या कर सकें, मेजर कर सकें सॉफ्टवेयर को बाय क्वांटिफाइंग एंड द फंक्शनैलिटी रिक्वेस्टेड by and provided to the customer based on primarily on legal design, logical design। कि जो हमारा कस्टमर जो है हमें रिक्वायरमेंट देता है या जो रिक्वेस्ट करता है कि ये चीजें मुझे चाहिए, उन चीजों को हम मेजर करना चाहते हैं, क्वांटिफाई करना चाहते हैं। ठीक है, उनकी फंक्शनैलिटी जो वो हमसे लेना चाह रहे हैं ना, उसको हम एस्टिमेट करना चाहते हैं। ठीक है, ताकि हम जो है प्रॉपर जो है उसका लॉजिकल डिजाइन बना के दे सकें। उसके बाद मेजर करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस इंडिपेंडेंटली ऑफ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन। और हम ये जानना चाहते हैं कि जो टारगेट हमें दिया गया कस्टमर की तरफ से, उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए हमें किन किन रिसोर्सेज की जरूरत है, किस टेक्नोलॉजी की जरूरत है, और उसको मेंटेन करने के लिए हमें किस टीम की जरूरत है। ठीक है, तो इन चीजों को भी हम क्या करना चाहते हैं, ये भी हमारा मकसद है। उसके बाद तीसरा जो बड़ा हमारा ऑब्जेक्टिव है वो क्या है, मेजर करना सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस कंसिस्टेंटली अक्रॉस ऑल प्रोजेक्ट्स एंड ऑर्गेनाइजेशंस। के थ्रू आउट हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाद के पास जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं, उन सब को हम क्या करना चाहते हैं, अच्छे तरीके से उनकी डेवलपमेंट कॉस्ट जो हम हमारे पास आ रही है उसको हम मेजर करना चाहते हैं। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या था कि कस्टमर के असाइन करदा टास्क फंक्शंस को हम देखना चाहते हैं, और अब उसको कैसे मेंटेन करना है, उसके लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, उसको कैसे हमने हैंडल करना है, उसको मेजर करना चाहते हैं। उसके बाद जो हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइजेशन के बाद अगर एक से ज्यादा प्रोजेक्ट्स हैं, तो हम उन प्रोजेक्ट्स के साथ किस तरह से डील कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शन पॉइंट एनालिसिस। ठीक है, तो ये 3 हमारे पास जो है मेजर पॉइंट्स हैं। अब देखिए कि एक बंदा है, देखिए ये आपके पास, आप प्रोग्रामर है। ठीक है, आपके पास कुछ एक्सटर्नल इनपुट होती हैं। आपके पास जो इंटरनल लॉजिकल फाइल हम बनाते हैं ना, जिसके अंदर हम कंसीडर करते हैं सारी की सारी रिक्वायरमेंट को, उसके अंदर कुछ एक्सटर्नल इनपुट्स होती हैं, और कुछ आपके पास उसके बाद एक्सटर्नल आउटपुट्स होती हैं, एक्सटर्नल इंक्वायरीज होती हैं। उसके बाद ऐसे ही जब एक्सटर्नल की बात करेंगे तो इंटरनल भी आएंगी चीजें। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है ये आपके इस लॉजिकल फाइल का पार्ट होती हैं, जिसके अंदर हमने एक्सटर्नल चीजों को भी चेक करना होता है और इंटरनल एप्लीकेशंस को भी चेक करना होता है। उसके अलावा इसके साथ जो दूसरी एप्लीकेशंस लिंक कर रही होती हैं, उन एप्लीकेशंस को भी हमने सामने रखना होता है। ठीक है, कि हमने इन सारे पार्ट्स को, ठीक है, ईच एंड एवरी पार्ट जो आपकी उस एप्लीकेशन के साथ लिंक्ड है, वो बेशक इंटरनल है, वो बेशक एक्सटर्नल है, उसको हमने मेजर करना है। ठीक है, उसको हमने उसका जायजा लेना है। फंक्शनैलिटी एज व्यूड फ्रॉम द यूजर्स पर्सपेक्टिव। और हमेशा क्या देखा जाएगा, हमेशा फंक्शनैलिटी देखी जाएगी यूजर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जिस बंदे के लिए वो सॉफ्टवेयर बनाया जा रहा है ना, जिसने उसको इस्तेमाल करना है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने चीजों को पहले देखना है। ठीक है, और फिर हमने देखना है कि हमारे पास हमारी इनपुट्स क्या होंगी इस सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए। ठीक है, तो इनपुट और आउटपुट दोनों चीजों को आपने क्या करना होता है, सामने रखना होता है। उसके बाद अगर हम कहें कि हम क्यों इस्तेमाल करना चाहते हैं फंक्शन पॉइंट, तो भाई सबसे पहला जो इसका आंसर है कि हम अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करना चाहते हैं। हम अपने सॉफ्टवेयर को मैनेज करना चाहते हैं। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जितने भी चैलेंजेस होते हैं, उनके अंदर साइज ऑफ रिक्वायरमेंट आपको पता है कि चेंज भी हो सकता है, अप एंड डाउन हो सकती हैं। आपकी वो जो रिक्वायरमेंट की चेंजेस होती हैं, उनको आपने किस तरीके से अकोमोडेट करना है। उसके बाद एस्टिमेशन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, कि जो आपकी रिक्वायरमेंट फाइनल होती हैं,
उसकी बेस पे फिर आपने उसकी एस्टिमेशन करनी होती है, ठीक है? उसकी एस्टिमेशन के बाद फिर आपने मेजर करना होता है एंड इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, कि मेरे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको कैसे मैं सही तरीके से यूटिलाइज कर सकता हूँ कि मैं इस प्रोडक्ट के अंदर क्वालिटी भी दूं और उसको मैं इम्प्रूव करने में मैं कुछ ना कुछ अपना रोल प्ले करूं, ठीक है? तो अपने रिसोर्सेज को और अपनी क्वालिटी उस प्रोडक्ट की उसको इम्प्रूव करने के लिए जो है मुझे उसकी जो है कॉस्ट को मेजर करना मेरे लिए ज़रूरी है, ठीक है? तो इसलिए आपके पास जो फंक्शन पॉइंट है, वो आपकी हेल्प करता है इन सारे कामों को परफ़ॉर्म करने में, ठीक है? साइज़ ऑफ रिक्वायरमेंट से मुराद क्या ली जा रही है? साइज़ ऑफ रिक्वायरमेंट से मुराद ये ली जा रही है कि देखो उसको कंप्लीट करने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, ठीक है? उसकी आपकी बिज़नेस के टर्म्स क्या होंगे, ठीक है? उसके बाद म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या होगी आपकी, ठीक है? दोनों पार्टीज़ की, कस्टमर की भी और आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन की भी। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंट असम्पशन्स भी हो सकती हैं कुछ, ठीक है? और आपके पास उनका कोई ना कोई साइज़ भी होगा। देखिए ये जो पिक्चर आपको नज़र आ रही है, इसमें जब आपने कोई इवेंट ऑर्गेनाइज़ करना होता है तो आप क्या करते हो मैनेजमेंट करने के लिए? आप सोचते हो कि मैंने कहाँ जाके ये सेलिब्रेशंस करनी है, मैंने कितने लोग होंगे वहाँ पर, कौन से होटल पे जाना है, क्या मेन्यू होगा, क्या-क्या चीज़ें होंगी, क्या डिस्कशंस होंगी वहाँ पर, ठीक है? तो ये जो इमेज जो है ये आपको एक स्केच देती है, स्केच इस तरह से दे रही है कि आपको बता रही है कि मेरी ज़रूरत क्या-क्या चीज़ें होंगी वहाँ पर, मैंने क्या-क्या मैं उस एनवायरनमेंट का पार्ट क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? देन उसके बाद देखें कि आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर चेंजेस भी तो आ सकती हैं, ठीक है? कि आप पार्टी कर रहे थे, हो सकता है कि वहाँ पर कोई सैलाब आ गया, ठीक है? हो सकता है वहाँ पर कोई और मुश्किल पेश आ गई है आपको, तो आपने उनमें से निकलना कैसे है, ठीक है? उनसे बचना कैसे है? कि देखिए यहाँ पर आपको देखिए नीचे 2 ये मगरमच्छ नज़र आ रहे हैं, हो सकता है कि आपको डिफरेंट रिस्क इन्वॉल्व हो सकती हैं आपके प्रोजेक्ट के अंदर। तो रिस्क के बारे में भी हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं पहले। कि रिस्क की टाइप्स क्या होती हैं और रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, स्टेक होल्डर्स क्या होते हैं, उनकी टाइप्स क्या होती हैं, उनके साथ कैसे डील किया जाता है, कम्युनिकेशन कैसे की जाती है। तो वो सारे के सारे जो वामिल होते हैं, वो एक्चुअल में आपकी हेल्प कर रहे होते हैं कि आप किस तरीके से अपनी जो रिक्वायरमेंट चेंज हुई हैं, उनको कैसे आप उनसे निपट सकते हैं, ठीक है? तो आपकी जो चेंजेज़ होती हैं, वो इनवाइटेबल होती हैं। आपके डिफरेंट ट्रेड्स ऑफ आपके ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर आपके प्रोजेक्ट डेवलपमेंट के दौरान आ सकते हैं, ठीक है? आपकी जो कस्टमर की डेफिनिशन ऑफ क्वालिटी है, वो भी तब्दील हो सकती है। आपको मैंने बताया था कि जब आप एक माइलस्टोन अचीव करके उसको हैंडओवर करते हो, डिलीवर करते हो कस्टमर को, तो वो लाज़मी बात है कि वो कहता है जी इसके अंदर ये कर दो, ये कर दो, ये कर दो, तो वो कोई ना कोई उसमें जो है छोटी-मोटी तब्दीली वो लाज़मी निकाल देता है, ठीक है? तो इस तरह से आपकी रिक्वायरमेंट का साइज़ जो है, वो हमेशा एक्सटेंड ही होता है, कम नहीं होता, ठीक है? तो रिक्वायरमेंट का साइज़ हमेशा आपका बढ़ता ही है, कम नहीं होता। उसके बाद जो चेंजेज़ आपकी रिक्वायरमेंट के अंदर आती हैं, सबसे पहले तो आप रिक्वायरमेंट कलेक्ट करते हो, ठीक है? हो सकता है कि उसके अंदर जो है पहले आपने फंक्शन पॉइंट कैलकुलेट किया था 100, ठीक है? जब आप फंक्शनल डिज़ाइन के ऊपर पहुँचे नेक्स्ट फ़ेज़ के ऊपर, तो आपका फंक्शन पॉइंट मज़ीद इंक्रीज़ हो गया। आपने डिटेल्ड डिज़ाइन जब तैयार किया तो आपका फंक्शन पॉइंट मज़ीद इंक्रीज़ हो गया और जब आपके डेवलपर ने डिलीवर की एप्लीकेशन, तो उसके बाद जो चेंजेज़ आईं और तब आपका फंक्शन पॉइंट मज़ीद इंक्रीज़ कर गया। ठीक है? तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो है आपके प्रोजेक्ट की आपकी एफर्ट, आपका शेड्यूल और आपकी कॉस्ट, ये तीनों चीज़ें जो है ये चेंज हो जाती हैं। ये तीनों चीज़ें फिर तब्दील हो जाती हैं, ठीक है? प्रोजेक्ट जो था अगर 1 मंथ का था, ठीक है? तो शेड्यूल उसका आपको अगर एफर्ट 1 मंथ की रिक्वायर्ड है तो आपने शेड्यूल 2-2 वीक्स के बनाने हैं और उसकी कॉस्ट और हो जाएगी। अगर प्रोजेक्ट की एफर्ट कम है तो उसकी इट मीन्स कि उसका शेड्यूल भी कम होगा, उसकी कॉस्ट भी कम होगी। अगर और छोटा प्रोजेक्ट है, उसकी ड्यूरेशन एफर्ट भी कम है, ड्यूरेशन भी कम है, कॉस्ट भी कम है, तो इस तरीके से आपकी प्रोजेक्ट के डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं, ठीक है? तो ये क्या है कि आपके पास वक़्त के साथ-साथ जब आप रिक्वायरमेंट से लेके डिलीवरी के प्रोसेस तक आपके जो फंक्शन पॉइंट एनालिसिस हैं, वो आपकी वैल्यूज़ को एक्सटेंड करते रहते हैं, ठीक है? उसकी बेस पे आपकी जो रिपोर्ट्स जनरेट होती हैं फाइनल, वो आपकी जो है वो उनका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ होता रहता है, वक़्त के साथ-साथ, ठीक है? तो उसके बाद क्या है जी हमारे पास एस्टिमेशन बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट, कि जब भी हम एस्टिमेशन करते हैं, वो हमेशा हम अपनी कस्टमर की रिक्वायरमेंट को सामने रखते हुए ही करते हैं, ठीक है? हम उसमें होता ये है कि आप डिफरेंट मॉडल्स यूज़ करते हैं, तो हर मॉडल की डिफरेंट कॉस्ट होती है। कि आप देखो, आप कहते हो मैंने एजाइल यूज़ करना है,
आप कहते हो मैंने वाटरफॉल यूज करना है, आप कहते हो मैंने स्पाइरल यूज करना है, ठीक है। तो आप जो भी मॉडल यूज करोगे वो उस मॉडल का इफेक्ट आपकी कॉस्ट के ऊपर लाजमी पड़ता है, उस मॉडल का इफेक्ट आपकी कॉस्ट के ऊपर लाजमी पड़ता है, ठीक है। ये बात आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी पढ़ी होगी कि जो सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर कितना ज्यादा असरअंदाज होते हैं, कितना ज्यादा असरअंदाज होते हैं, ठीक है। तो आपके जो है मल्टीपल मॉडल जो हैं वो आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट डालते हैं। उसके बाद जो आप इनपुट्स यूज करते हो, आप लैंग्वेजेस जो डिफरेंट यूज करते हो, आपकी टीम की स्किल्स, आपके मेथड्स, आपके रिस्क के फैक्टर, आपकी रिक्वायरमेंट का साइज, ये सारे के सारे जो हैं ये डिफरेंट तरह की जो चीजें हैं ये वैल्यूज आपकी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट वेरी करती हैं, ठीक है। और सिनेरियो टू सिनेरियो आपकी ये चेंज होती रहती हैं, ठीक है, जिससे आपकी एस्टिमेशन जो आपने पहले से की हुई होती है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। और आपकी कुछ हिस्टोरिकल जो बेस होती है वो भी मैटर करती है, ठीक है। हिस्टोरिकल बेस से मुराद कि आपका मेच्योरिटी मैट्रिक्स हमने जो डिस्कस किया था लास्ट लेक्चर के अंदर, या आपके जो एम्प्लॉइज हैं उनका एक्सपीरियंस लेवल कितना है, तो वो सारे के सारे जो है उनकी हिस्ट्री, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री, आपकी सक्सेस स्टोरीज, ये सारी की सारी जो है ये आपकी उस प्रोजेक्ट की सक्सेस के ऊपर जो है इफेक्ट करती हैं। तो इसलिए एस्टिमेशन जो है हमेशा रिक्वायरमेंट की बेस पे की जाती है, जिसके अंदर इन सारी चीजों को सामने रखा जाता है। अब देखिए एग्जांपल, सिंपल एक एग्जांपल देखते हैं कि फंक्शन पॉइंट का साइज जो है वो फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट ए था, एक प्रोजेक्ट बी था, एक प्रोजेक्ट ए था, एक प्रोजेक्ट बी था, ठीक है। इसका भी फंक्शन पॉइंट जो था वो आपका 100 है और इसका भी 100 है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के अंदर वेरिएबल जो थे वो डिफरेंट थे। इसमें ऑनलाइन की बात की थी, ऑनलाइन डेटाबेस बनेगा, न्यू डेवलपमेंट होगी, सी प्लस प्लस यूज की जाएगी, हाई एक्सपीरियंस आपका स्टाफ यूज किया जाएगा। लेकिन इसका भी जो है FP100 है, लेकिन इसमें बैच प्रोसेसिंग यूज हो रही है, इसमें एनहांसमेंट हो रही है, लैंग्वेज कोबोल यूज हो रही है, और आपकी जो डेवलपमेंट टीम थी उसका जो एक्सपीरियंस है वो एवरेज है, ठीक है। तो देखो प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट ये सारी चीजें आपकी वेरी करती हैं। ये नहीं कहा जा सकता कि इसका अगर इसकी कॉस्ट 100 निकली है तो दूसरे प्रोजेक्ट की भी कॉस्ट 100 निकलेगी, वो उसके वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करती है, और सेम भी हो सकती है, डिफरेंट भी हो सकती है। प्रोजेक्ट एस्टिमेशन बेस्ड और हिस्टोरिकल डाटा के देखें, इसकी हिस्ट्री में आपने 5 मंथ लगाए थे एफर्ट में, और इसकी एफर्ट में 20 मंथ लगे, इसके स्केड्यूल में 3 मंथ लगे, इसके स्केड्यूल में 6 मंथ लगे। इसकी कॉस्ट जो है वो $25,000 निकली थी, इसकी $1 लाख कॉस्ट निकल आई है। इसका KLOC 6 था, इसका KLOC 10 था। इसके अंदर डिलीवरी डिफेक्ट्स जो थे तो 25 थे, इसके अंदर 100 थे। इसके अंदर जो था प्रोडक्टिविटी रेट वो 20 था, इसके अंदर प्रोडक्टिविटी रेट 5 यूज किया आपने, ठीक है। तो आपके जो है ये फंक्शन पॉइंट एनालिसिस जो है ये आपका देखें अगर सेम है तो ये चीजें चेंज हो रही हैं, ठीक है, ये चीजें चेंज हो रही हैं। तो अब हमने ये अंदाजा लगाना है, इस चीज को हमने एक्सप्लोर करना है कि ये देखिए प्रोजेक्ट का आपका जो फंक्शन पॉइंट है वो 100 ही है, लेकिन बाकी प्रोजेक्ट के अवामिल जो हैं वो तो डिफरेंट नजर आ रहे हैं हमें। तो ऐसी कौन सी वजूहात हैं, ऐसी कौन सी रीजंस हैं जिनकी वजह पे, जिनकी बेस पे हम कह रहे हैं कि इस इधर तो कोई तब्दीली नजर नहीं आ रही, होती हुई तो नजर नहीं आ रही। आप कह रहे होंगे जी वो तो 6 मंथ का प्रोजेक्ट था, वो 3 मंथ का था, तो FP तो चेंज होना चाहिए था, ठीक है। तो एक्चुअल में मैं आपको उस पॉइंट की तरफ लेकर आना चाह रहा हूँ कि फंक्शन पॉइंट एनालिसिस किन किन चीजों को कवर करता है, ठीक है। फंक्शन पॉइंट एनालिसिस किन किन चीजों को कवर कर सकता है। हो सकता है कि देखो ये जो डेटाबेस की बात की है इसके अंदर कंपोनेंट एक हो सकता है बैच प्रोसेसिंग में भी कंपोनेंट एक ही हो। बैक एंड पे तो हमें नहीं पता ना, अभी तो फ्रंट एंड शो किया है आपको, यानी आपको मेजर कंपोनेंट शो करवाए हैं, सब कंपोनेंट तो नहीं शो करवाए आपको अभी। हो सकता है कि किसी प्रोजेक्ट में सब कंपोनेंट्स की तादाद ज्यादा हो और दूसरे में कम हो, तो फिर उनका फंक्शन पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, फिर उनका फंक्शन पॉइंट चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसकी मैं आपको डिफरेंट एग्जांपल्स दिखाऊंगा बाद में कि किस तरीके से आपका फंक्शन पॉइंट जो है वो तब्दील कैसे होता है, ठीक है। फ्रंट एंड पे तो देखने में दोनों एप्लीकेशन है जो है, देखो आप सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं कि जो है आपने पिज्जा ऑर्डर करना है किसी होटल से, ऑनलाइन रेस्टोरेंट से, तो एक जो है पिज्जा हट की एप्लीकेशन है, दूसरी जो है वो आप जो है OPTP की एप्लीकेशन है, ठीक है, या फूड पांडा की एप्लीकेशन है। तो फूड पांडा की बैक एंड पे देखो मल्टीपल होटल्स ऐड हैं,
ठीक है, जबकि जो आपका पिज़्ज़ा हट की एप्लीकेशन है उसमें सिर्फ बैक एंड पे एक ही होटल है, एक ही होटल की प्रोडक्ट्स नज़र आ रही हैं। तो देखने में तो दोनों एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, दोनों ही देखने के अंदर जो है ऑर्डर आपका जो है प्लेस करने की एप्लीकेशंस हैं, लेकिन फूड पांडा के अंदर जो वर्किंग है वो ज़्यादा हुई हुई है और आपकी पिज़्ज़ा हट की एप्लीकेशन के अंदर जो वर्किंग है बैक एंड पे वो कम हुई हुई है। ठीक है? तो इसकी जो फंक्शन पॉइंट जो निकलेगी कॉस्ट फूड पांडा की वो ज़्यादा निकलेगी। ठीक है? वो ज़्यादा निकलेगी। उसके मैं डिफरेंट आपको फीचर्स मैं आपको एग्ज़ाम्पल के साथ दिखाऊँगा कि किस तरीके से जो है ये वेरी करते हैं आपके मॉड्यूल्स के ऊपर, ठीक है? मॉड्यूल्स के ऊपर। तो मेजरिंग कैसे इम्प्रूव प्रोडक्टिविटी कि आपका फंक्शन पॉइंट पर आवर जैसे-जैसे इंक्रीज़ होता जाता है, आपका प्रोजेक्ट का जो आपके पास फंक्शन पॉइंट साइज़ है, वो भी इंक्रीज़ होता जाता है। यानी जैसे-जैसे आपका फंक्शन पॉइंट और उसकी वर्किंग उसके ऊपर इंक्रीज़ होती जाएगी, वैसे-वैसे उसका आपकी प्रोजेक्ट की फंक्शन पॉइंट साइज़ भी इंक्रीज़ होता जाएगा। एवरी ऑर्गनाइज़ेशन हैज़ एन ऑप्टिमम साइज़ और प्रोडक्टिविटी रेंज यानी हर ऑर्गनाइज़ेशन का जो अपना एक ऑप्टिमम साइज़ है, एक अपनी प्रोडक्टिविटी रेंज है। तो ये प्रोडक्टिविटी रेंज और ऑप्टिमम साइज़ को हम देखेंगे कि किस तरीके से ये दोनों चीज़ें इफ़ेक्ट करती हैं ऑर्गनाइज़ेशंस के ऊपर कि वो उनकी कॉस्ट में इज़ाफ़ा भी कर सकती हैं और वो उनकी कॉस्ट में कमी भी ला सकती हैं। उसके बाद व्हाई वी यूज़ फंक्शन पॉइंट तो हम अब पहले मैंने आपको बताया था कि हम अपने प्रोजेक्ट को मैनेज करते हैं। अब मैं आपको कह रहा हूँ कि हम इसको ऑर्गेनाइज़ेशन को मैनेज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। वो किस तरीके से? देखें कि एसेट आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के होते हैं, उनको भी तो आपने मैनेज करना है ना, ठीक है? एसेट्स के बारे में भी हम काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं कि एसेट्स के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें आती हैं। जिसके अंदर हमने रिसोर्सेज़ की बात की थी। रिसोर्सेज़ के अंदर आपके पीपल भी थे, आपके जो है डिफरेंट हार्डवेयर से रिलेटेड थी, प्रोक्योरमेंट से रिलेटेड बातें थी, ठीक है? डिफरेंट आपकी टीम साइज़ था, आपकी बिल्डिंग का साइज़ था, ठीक? डिफरेंट आपके पीसीज़ थे, तो सारी चीज़ें जो है वो आपकी आपकी कंपनी के एसेट्स होते हैं। तो एसेट्स का देखिए साइज़ देखें कि अगर हमारे पास साइज़ है 50,000 आपके फंक्शन पॉइंट्स हैं, तो हम उसकी रिप्लेसमेंट कॉस्ट आपकी देखें, यहाँ पर ऑर्गनाइज़ेशन का साइज़ जो बिल्कुल छोटा है, एबीसी देखिए बिल्कुल छोटा है सिस्टम का साइज़। आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन का साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद और थोड़ा-सा इंक्रीज़ हो गया। पहले तो 2 डिपार्टमेंट थे, फिर 3 डिपार्टमेंट हो गए, फिर 6 डिपार्टमेंट हो गए आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के अंदर। तो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है, वो जितनी बड़ी होती जाएगी, उसको मैनेज करना, उसके एसेट्स की मैनेजमेंट करना या उसकी कॉस्ट की एस्टिमेशन करना आपके लिए उतना ही टफ होता जाएगा, ठीक है? 2-3 लोग हों तो देखो उनके नाम आप फिंगर टिप्स पे याद कर लेते हो और अगर टीम तादाद ज़्यादा है, ठीक है? तो फिर आपको डिफरेंट आपको उनके आईडीज़ असाइन करने पड़ते हैं। तो फिर उनकी आपको प्रॉपर डिटेल आप किसी एप्लीकेशन के अंदर ही रख सकते हैं। तो आपका फंक्शन पॉइंट साइज़ जो था, वो आपका आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है, ठीक है? उसकी कॉस्ट भी आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन के ऊपर डिपेंड कर रही होती है। उसका ग्रोथ रेट भी आप कैलकुलेट करना चाह रहे होते हो। आपको सपोर्टिंग कॉस्ट कितनी चाहिए, उसका भी आप अंदाज़ा लगाना चाह रहे हो। तो इन सारी चीज़ों का अंदाज़ा लगाने के लिए भी आपका फंक्शन पॉइंट आपकी लिए हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है? उसके बाद फंक्शन पॉइंट एंड द सीएमएम इसके साथ अगर हम इसका कंपैरिज़न करवाएँ तो सीएमएम क्या था हमारे पास सीएमएम मॉडल था, सीएमएम मॉडल के अंदर हम क्या बताते थे कि हमारे पास हमारी ऑर्गेनाइज़ेशन के जो है मैच्योरिटी मैट्रिक्स थे, ठीक है? मैच्योरिटी मैट्रिक्स थे। तो मैच्योरिटी मैट्रिक्स जो थे आपके जब आप इनिशियल स्टेज पे प्रोजेक्ट की होते हैं, उससे लेके आपकी ऑप्टिमाइज़ेशन तक यानी आपकी डिलीवरी तक, आपके जितने भी फेजेज़ होते हैं, हर फेज़ के अंदर डिफरेंट आपकी एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफ़ॉर्म होती हैं। तो इनिशियल फेज़ पे आपको और चीज़ों की ज़रूरत होती है, ठीक है? तो यहाँ यहाँ पर आप किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे होते हैं। यहाँ पर आपके जो प्रोसेस एरियाज़ होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। जब आप जो है सेकंड फेज़ के ऊपर जाते हो, तो आप डिफरेंट आपके फ़ोकस चेंज हो जाते हैं। जो इनिशियल के अंदर नहीं काम हो रहे होते, वो आप सेकंड फेज़ में कर रहे होते हो। जो सेकंड में नहीं हो रहे होते, वो थर्ड में कर रहे होते हो। जो थर्ड में नहीं हो रहे होते, वो फोर्थ में कर रहे होते हो। तो इट मीन्स कि आपके पास जितने भी आपके पास आपकी प्रोजेक्ट के अंदर जो प्रोसेसेस होते हैं, हर एक प्रोसेस के अंदर जो है वो आपको फंक्शन पॉइंट की ज़रूरत पड़ती है। यानी आपने हर एक प्रोसेस के अंदर जो इन्फॉर्मेशन है, उसको आपने सही तरीके से आपने एस्टिमेट करना है। ठीक है? कि कितनी एक्टिविटीज़ मुझे इनिशियल फेज़ में परफ़ॉर्म करनी है, कितनी एक्टिविटीज़ जो है कितनी एफर्ट मुझे रिक्वायर्ड है सेकंड फेज़ में, कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है थर्ड फेज़ में, कितनी एफर्ट रिक्वायर्ड है फोर्थ या फिफ्थ फेज़ के अंदर। तो डिफरेंट
फेजेस के अंदर डिफरेंट एफर्ट्स रिक्वायर्ड होती हैं और हर एक एफर्ट को एस्टिमेट करने के लिए आप फंक्शन पॉइंट का सहारा लेते हैं। ठीक है, तो इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं कस्टमर के रिलेशन को? हमेशा जब आपके पास प्रिडिक्टेबल टाइम स्केल्स होंगे या प्रिडिक्टेबल कॉस्ट होगी, प्रिडिक्टेबल फंक्शनैलिटी होगी। यानी अगर आप अपने कस्टमर को यही नहीं बता रहे कि मैं आपको एक चीज तैयार करके दे रहा हूँ, उसकी कॉस्ट ये होगी, उसका टाइम ये होगा, उसके अंदर ये फीचर्स होंगे, तो क्या आपका कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड हो सकेगा? क्या उसके आपके साथ ताल्लुकात जो रिलेशंस हैं वो बरकरार रहेंगे? कभी भी नहीं रहेंगे। कि वो कहेगा इसको तो पता ही कुछ नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं कर सकता, इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को अपने कस्टमर को शो करने के लिए आपको किसी न किसी ऐसे टूल्स की, ऐसे एस्टिमेटेड फ़ॉर्मूलाज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिनसे आप अपने कस्टमर के रिलेशन को जो है बेहतर बना सकते हैं, ठीक है? ताकि आप उसको आपके उसके प्रोजेक्ट को ख़त्म करने से पहले या शुरू करने से पहले, ठीक है? शुरू करने से पहले और ख़त्म करने से पहले ही आप एक बंदे को बता दो कि भई मैं इतना टाइम लूँगा, इतनी कॉस्ट इसके ऊपर लगेगी और इतनी इसके अंदर फंक्शनैलिटीज़ इन्वॉल्व होंगी। तो वो सैटिस्फाइड हो जाएगा, वो कहेगा जी इसको तो वाक़ई बड़ा पता है, ये तो एक्सपर्ट बंदा है, ठीक है? तो वो आपका कस्टमर भी आपसे सैटिस्फाइड हो जाएगा। तो आपके कस्टमर के साथ रिलेशंस को इम्प्रूव करने में भी फंक्शन पॉइंट आपकी हेल्प करता है। उसके बाद आपके ऑर्गेनाइज़ेशन को भी कैसे इम्प्रूव कर सकता है? देखो आप जब प्रोसेस मेजरमेंट अच्छे तरीके से करोगे, तो आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन सक्सेस की तरफ जाएगी, फेलियर की तरफ तो नहीं जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि मैंने इस प्रोजेक्ट को कहाँ से शुरू करना है और किस दर मैंने इसको लेकर जाना है और कौन-कौन से फेज़ से गुज़ारना है। तो जब तक आपको आपकी प्रोसेसेस की सही तरीके से एस्टिमेशन नहीं होगी, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जाएगी। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जितने भी मैट्रिसेस हैं, उसके अंदर एस्टिमेशन है, प्रोडक्टिविटी है, आपके डिफेक्ट्स हैं, तो वो सारे के सारे आप इन मैट्रिसेस को जब तक आप फाइंड आउट करके उनको सही तरीके से एस्टिमेट नहीं कर सकते, आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है वो इम्प्रूवमेंट की तरफ नहीं जा सकती। आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन फिर डिफरेंट बेंचमार्क सेट करती है, ठीक है? कि ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, ऐसा होगा तो मैं ऐसा करूँगा, तो डिफरेंट आपकी ऑर्गेनाइज़ेशन जो है उसके डिफरेंट बेंचमार्क्स होते हैं, ठीक है? वो कहते हैं जी मैंने इसमें काम करना है, इस डोमेन में काम करना है, इसमें नहीं करना, इस तरह के प्रोजेक्ट्स पकड़ने हैं, इस तरह के नहीं पकड़ने। तो जब आप किसी प्रोजेक्ट को कंप्लीट डिटेल स्टडी करते हैं उसकी रिक्वायरमेंट्स को, तो आपको अंदाज़ा हो जाता है कि मैं इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने के काबिल हूँ भी या नहीं? क्या ये मेरी ऑर्गेनाइज़ेशन की डोमेन में आता भी है या नहीं? क्या ये मुझे कोई फ़ायदा भी देगा या नहीं देगा? ये ना हो कि मैं इसको पकड़ तो लूँ, ये उल्टा मुझे नुकसान दे दे। तो कभी भी मेरा ख़्याल है कि समझदार प्रोजेक्ट मैनेजर ऐसे प्रोजेक्ट को चूज़ नहीं करेगा, जिसके अंदर उसको घाटा नुकसान आ रहा होगा, लॉस होगा, ठीक है? तो ऑर्गेनाइज़ेशन आपको इसलिए नहीं उन्होंने अपॉइंट किया हुआ होगा कि आप उस ऑर्गेनाइज़ेशन को डुबोएँ, बल्कि उन्होंने तो अपने प्रॉफ़िट के लिए आपको रखा हुआ होता है। अपनी ऑर्गेनाइज़ेशन को ग्रो करने के लिए आपको उन्होंने हायर किया हुआ होता है, ठीक है? उसके बाद फंक्शन पॉइंट एंड मैट्रिसेस कैसे हेल्प करते हैं? इवैल्यूएट करंट इन हाउस एंड कॉन्ट्रैक्टर परफॉर्मेंस कि आपने आपके पास क्या है और आपने अपने कॉन्ट्रैक्टर की परफॉर्मेंस को कैसे आपने इम्प्रूव करना है। एस्टैब्लिश क्वांटिफाएबल एक्सपेक्टेशन कि आपसे जो तवक्कुआत रखी जा रही हैं, आप उन तवक्कुआत की तरफ कैसे बढ़ेंगे या उनको कैसे पूरा करेंगे। डेमोंस्ट्रेट ऑब्जेक्टिव्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट कि जब आपने किसी से के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है? तो आपने कैसे चीज़ों को एक्सप्लेन करना है। देखो जब आप कोई आपके पास ऑर्डर लेने आता है या आप किसी को ऑर्डर देते हो, तो आप कहते हो जी उसके अंदर ये भी आपने ऐड करना है जी, ये भी ऐड करना है जी, आपने ये भी ऐड करना है। ये इंटरफेसेस डालनी है, इस तरह की कलर स्कीम चाहिए मुझे, उसके अंदर सिक्योरिटी चाहिए मुझे, उसके अंदर सेशन हैंडलिंग चाहिए, मुझे उसके अंदर जो है जावा स्क्रिप्टिंग चाहिए, मुझे उसके अंदर जो है ये कुछ चाहिए। तो जो-जो चीज़ें आपकी समझ में आई होंगी, तो आप अपने उस प्रोजेक्ट के ऑब्जेक्टिव कॉन्ट्रैक्टर के सामने रख सकेंगे ना। अगर आप ये सारी बातें खोल के ही सामने ही नहीं रखोगे, तो आपके कॉन्ट्रैक्टर को लगेगा कि ये तो छोटी-सी एप्लीकेशन है, इसके अंदर तो कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है? तो जब तक आप अपनी एप्लीकेशन को एक्सपैंड करके एक ब्रॉड व्यू के अंदर अपने कॉन्ट्रैक्टर को नहीं दिखाओगे, तो वो सही तरीके से सैटिस्फाइड नहीं होगा, ठीक है? तो जब आप अपनी एप्लीकेशन देखो जो मेडिकल रैप होते हैं या जो आपके ब्रांड एम्बेसडर्स होते हैं या जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे लोगों के सामने एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, तो वो इस तरह से वो उस एप्लीकेशन के डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स को डिस्कस करते हैं, ताकि अगले के दिल के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा हो कि हाँ, मुझे इसी से ही जो है अपनी एप्लीकेशन को डेवलप करवाना है। उसके बाद एस्टैब्लिश रियलिस्टिक कमिटमेंट्स होनी चाहिए आपकी, डिटरमिन फेयर कंपेंशन होनी चाहिए, कोई झूठ, कोई तज़ाद, कोई दो महीनी बात ना हो उसके अंदर, एस्टैब्लिश विन-विन रिलेशनशिप्स होना चाहिए। ये ना हो कि आपकी बात करने का तरीका अपने कस्टमर के साथ ये हो कि बस आपने कस्टमर ही भगाना है,
ठीक है, तो कस्टमर को भगाना नहीं है, आपके पास विन विन सिचुएशंस होनी चाहिए कि आपने वो प्रोजेक्ट हंट करना है, ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करना है, ठीक है, ये ना हो कि आपकी कंपनी ने आपको दुबई भेजा है जी, फलां हॉस्पिटल के साथ, फलां एक ऑटोमेशन मोबाइल एजेंसी के साथ आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन करना था, वहां जाके जी आप सारा जो है ना प्रेजेंटेशन जो बनाकर लेकर गए थे, वो सारी की सारी इस तरह की थी कि आपके कस्टमर आपसे सेटिस्फाइड ही नहीं हुए, ठीक है? तो इस तरह से भाई इन चीज़ों को जो है वो दिमाग में रखा जाता है। फंक्शन पॉइंट जो है वो कैसे जो है लाइन ऑफ कोड के साथ अगर हम कंपेयर करवाएँ तो टेक्नोलॉजी एंड प्लेटफ़ॉर्म जो है वो इंडिपेंडेंस होता है। इसके अंदर और चीज़ों को फ़ोकस किया जाता है, इसके अंदर और चीज़ों को फ़ोकस किया जाता है। अवेलेबल फ्रॉम अर्ली रिक्वायरमेंट फेजेज़ तो कुछ चीज़ें होती हैं कि जो हमें शुरू में ही चाहिए होती हैं, रिक्वायरमेंट के स्टार्ट में ही चाहिए होती हैं, अगर वो हमें एंड में मिले तो हमें क्या पता? अभी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा तो नहीं है, ठीक है? तो consistent and objective unit of measure throughout the life cycle during all जो आपके phases होते हैं प्रोजेक्ट की डेवलपमेंट के उनके अंदर जो है अपने ऑब्जेक्टिव को कंसिस्टेंट रखना है आपने ऑब्जेक्टिवली डिफाइंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन फ्रॉम द कस्टमर पर्सपेक्टिव ये हम पहले भी बात कर चुके हैं तो हमेशा कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने सोचना है कि उसने ये एप्लीकेशन कैसे चलानी है कैसे रन करनी है उसको कैसे मैं फायदा दे सकता हूँ या उसको मैं कैसे सेटिस्फाइड कर सकता हूँ objectively define a series of software application from the customers not the technicians perspective ठीक है तो ये बात सेम टू सेम इसके साथ आपकी मैच कर रही है is expressed in terms that users can readily understand about their software कि जब तक आपने यूजर को ही नहीं समझाया आपकी एप्लीकेशन कैसे डेवलप होगी या इसके अंदर कौन कौन से फेजेस से आपने गुजरना है तो आप कभी भी उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट अपना साइन नहीं कर सकते ठीक है जो एलओसी था उस मेथड के साथ क्या-क्या प्रॉब्लम्स थे? जो हमारे पास लाइन ऑफ कोड का लाइन ऑफ कोड का तरीका था अपने प्रोजेक्ट की कॉस्ट को एस्टिमेट करने का, उसके कुछ ड्रॉबैक्स भी थे, ठीक है? देयर इज़ नो स्टैंडर्ड फॉर अ लाइन ऑफ कोड उसके लिए कोई खास स्टैंडर्ड फॉलो नहीं किया जाता था। लाइन ऑफ कोड में ये सिर्फ कंपोनेंट बताता था, आपकी प्रोडक्ट को कंप्लीट एस्टिमेट नहीं करता था, ठीक है? वो सिर्फ आपको कंपोनेंट्स की हद तक रखता था। डोंट मेजर द पैनल्स प्रोड्यूस्ड ये भी नहीं बताता था। मेजर द नंबर ऑफ कार्स असेंबल्ड वो ये भी नहीं बताता था, ठीक है? वो उसका काम है सिर्फ़ जी उसने बताना है जी इस कार को बनाने के लिए ये कुछ करना पड़ेगा। उसका आपकी प्रीवियस प्रोग्रेस रिपोर्ट के ऊपर या आपकी फ्यूचर के फोकस पॉइंट्स के ऊपर उसका जो है वो उसका ताल्लुक नहीं होता। मेजरिंग लाइन ऑफ कोड सिर्फ़ उसके अंदर आप लाइन्स को ही मेजर कर सकते थे। रिवार्ड्स प्रूफलीगेट डिज़ाइन्स सिर्फ़ उसके अंदर आप जो है आपने डिज़ाइन अच्छा बनाया या बुरा बनाया इस तरह के ही रिवार्ड्स आप उसके अंदर ले सकते थे। पैनलाइज़ टाइट डिज़ाइन जो आपके पैनल्स होते हैं वो सिर्फ़ लिमिटेड आपके कंस्ट्रेंट्स के अंदर ही रहकर काम कर सकते हैं। वास्ट एरिया उनके पास जो है वो नॉलेज नहीं होता। पॉज़िटिवली जो है वो मिसलीडिंग करता है वो आपको, ज़्यादा अच्छे तरीके से वो आपकी हेल्प नहीं करता। इसलिए लोग जो है आजकल इंडस्ट्री के अंदर लाइन ऑफ कोड की बजाय फंक्शन पॉइंट को चूज़ करते हैं क्योंकि उसके अंदर जो है उसके फीचर्स एज़ कंपेयर टू लाइन ऑफ कोड बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है? क्लासिक प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स क्या है कि लाइन ऑफ कोड क्या करता है आपको बताता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके 10,000 लाइनें आपने लिखनी है, ठीक है? या आपने 3,000 लाइनें लिखनी है। फंक्शन पॉइंट आपको बताता है जी आपने इतने टास्क परफॉर्म करने हैं, ठीक है? टोटल मंथ एफर्ट आपकी निकाल के दे रहा है। उसके बाद आपको देखो टोटल कॉस्ट आपकी बता रहा है, आपकी कॉस्ट पर सोर्स लाइन बता रहा है, लाइन्स पर पर्सन मंथ बता रहा है, ठीक है? फंक्शन पॉइंट पर पर्सन मंथ बता रहा है, कॉस्ट पर फंक्शन पॉइंट बता रहा है, ठीक है? तो ये आपकी जो सारी चीज़ें हैं, ये आपकी हेल्प करता है कौन? ये आपकी फंक्शन पॉइंट इन सारी चीज़ों को आपके लिए एस्टिमेशन करने में आपकी हेल्प करता है, ठीक है? जो लाइन ऑफ कोड का ताल्लुक सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लाइन ऑफ कोड के साथ था कि उसने सिर्फ़ आपको लाइन ऑफ कोड बता देना है, ठीक है? उसके बाद किस तरह से हम कर सकते हैं काउंट फंक्शन पॉइंट को कि फंक्शन पॉइंट हमारी हेल्प कैसे करता है काउंट करने में। तो फंक्शन पॉइंट के अंदर हमें चाहिए होता है डिस्प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन, हमें रिपोर्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, मास्टर फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, कंट्रोल साइज़ के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, रेफरेंस फाइल्स के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सिग्नल्स की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है और साइज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए होती है। कि ये देख लो कि ये इतना हैवी टूल है, इतना आपके पास डिटेल्ड ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेथड है जिसके थ्रू देख लो कि आप वास्ट एरिया ऑफ एक्टिविटीज को आप कवर करते हो
इसके अंदर ढेर सारी आपकी एक्टिविटीज जो है वो इन्वॉल्व हो जाती हैं। उसके बाद इसके अंदर जो स्टेप्स हैं इसको बस फिर आप मेरा ख्याल है कि आज यहीं तक इसको स्टॉप करते हैं। चले हम एग्जाम्पल नहीं सॉल्व करते, मैं आपको सिर्फ इसके फैक्टर्स बता देता हूँ आज कि इसके अंदर कौन कौन से फैक्टर्स इन्वॉल्व होंगे। तो स्टेप्स नंबर 1 पहले क्या है जी, डिटरमिन टाइप ऑफ काउंट। 3 टाइप्स। पहली टाइप आपके पास आपने EFP काउंट करने हैं, यानी कि इनहेंस्ड फंक्शन पॉइंट काउंट करना है, या आपने AFP काउंट करने हैं, एप्लीकेशन फंक्शन पॉइंट काउंट करने हैं, या फिर आपने DFP काउंट करने हैं, डेवलपमेंट फंक्शन पॉइंट काउंट करने हैं। तो इनमें से किस टाइप को जो है आप कंसीडर करना चाह रहे हैं, किस टाइप की आप काउंटिंग करना चाह रहे हैं, किस टाइप का फंक्शन पॉइंट यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। इनहेंस्ड हो, एप्लीकेशन वाइज हो, या आप डेवलपमेंट वाइज करना चाह रहे हैं। तो उससे पहले फिर आपको क्या करना पड़ेगा, डिटरमिन करना पड़ेगा, आइडेंटिफाई काउंटिंग स्कोप एंड एप्लीकेशन बाउंड्री का अंदाजा लगाना पड़ेगा। देन फिर उसके डेटा फंक्शंस का पता लगाना पड़ेगा। देन उसकी ट्रांजैक्शंस को काउंट करना पड़ेगा। देन आप क्या करेंगे, डिटरमिन करेंगे अनएडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट को। फिर आपके पास जो वैल्यूज आएंगी वो आपके पास डिफरेंट एडजस्टमेंट फैक्टर्स को यूज करेंगे आप, ठीक है। उसके साथ जब इनको मल्टीप्लाई किया जाता है देन फिर आप कैलकुलेट कर लेते हो एडजस्टेड फंक्शन पॉइंट काउंट को, ठीक है। तो ये आपके पास स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 4, 5 और 6, ठीक है। तो इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके आप क्या कर लेंगे, फंक्शन पॉइंट को काउंट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल एक ओवरव्यू के तौर पे कि हम किस तरह से काउंट करते हैं। ये जो EI फैक्टर है, ये एक कंप्यूटर देखें, ये एक कंप्यूटर है, यहाँ से इनपुट आई है, ठीक है, डेटाबेस में गई है, डेटाबेस से आगे ये एक मास्टर फाइल तैयार हुई है, ये भी बंदा इसको एक्सेस कर रहा है, ये भी एक्सेस कर रहा है, ये एक्चुअल में पड़ी हुई यहाँ पर थी, यहाँ से क्या किया, ये यहाँ पर गई। अब EO फैक्टर जो है वो हमारी किस तरीके से, ये जो EO, EIF और ILF और EQ हैं, इनको पहले मैं आपको बता दूं, फिर आपको ये डायग्राम समझाता हूं कि ये आपकी इस डायग्राम के अंदर किस तरीके से रिलेशनशिप बिल्ड कर रहे हैं आपके इंटरफेसेस को, आपकी बैकएंड के साथ जो कनेक्टिविटी हो रही है उसके साथ कैसे लिंक कर रहे हैं, ठीक है। तो अब जी डाटा स्टोरेज के अंदर सबसे पहले जो है यूज हो रहा है ILF। ILF का मतलब होता है इंटरनल लॉजिक फाइल, इंटरनल लॉजिक फाइल। तो लॉजिकल ग्रुप ऑफ डाटा मेंटेन्ड बाय द एप्लीकेशन, कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो किस तरह से आपकी बैकएंड पे डेटाबेस के अंदर लॉजिकली इंटरलिंक्ड है, कैसे फाइलें आपस में आपने जोड़ी हुई हैं। तो देखिए डिफरेंट एम्प्लॉइज की डिफरेंट फाइल्स हो सकती हैं, कोई सैलरी की फाइल हो सकती है, कोई प्रोग्रेस की फाइल हो सकती है, कोई उसकी अटेंडेंस की फाइल हो सकती है। तो डिफरेंट फाइल जो है वो डेटाबेस में डिफरेंट टेबल्स के अंदर पड़ी हुई होती हैं, उनको आपने कैसे लॉजिकली आपस में इंटरलिंक्ड किया होता है। तो ये लॉजिकल रिलेशनशिप्स आपने डेटाबेस के अंदर पढ़े हुए होंगे कि आपकी फाइल्स की टाइप्स क्या होती हैं और उनके दरमियान किस किस तरह के रिलेशनशिप्स होते हैं। उसके बाद आपके एक्सटर्नल इंटरफेसेस क्या क्या हो सकते हैं। लॉजिकल ग्रुप ऑफ डाटा रेफरेंस बट नॉट मेंटेन्ड, कि ऐसा होता है कि आप जो आपके पास जो इंटरफेसेस कुछ और होते हैं, बैक एंड पे फाइलें और होती हैं। जब आप कोई व्यू की क्यूरी लगाते हो तो इंटरफेस क्या होगा, उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है? उसके बाद आपके पास जो तीसरी जो चीज़ है, वो आपके पास है EI। EI का मतलब होता है एक्सटर्नल इनपुट, मेंटेन ILF और पासेस कंट्रोल डाटा इनटू द एप्लीकेशन। तो EI का मतलब है कि इंटरनल आपकी जो एक्सटर्नल इनपुट्स हैं, वो कौन-कौन सी हो सकती हैं, आपकी इन ट्रांज़ैक्शंस को परफ़ॉर्म करने के लिए। उसके बाद आपकी एक्सटर्नल आउटपुट्स कौन-कौन सी हो सकती हैं, फॉर्मेटेड डाटा सेंट आउट ऑफ एप्लीकेशन विद एडेड वैल्यू। हो सकता है कि आप उसके अंदर कुछ कैलकुलेशंस वगैरह कर रहे हो, तो वो कैलकुलेशंस जो आपकी हो रही होंगी, वो कैलकुलेशंस होने के बाद आपकी डिफरेंट रिपोर्ट्स जनरेट हो रही होंगी, तो वो उनको एक्सटर्नल आउटपुट्स कहा जा सकता है, जिसको आप EO से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद एक्सटर्नल क्यूरीज भी हो सकती हैं डिफरेंट, जो आप एप्लीकेशंस के ऊपर, इंटरफेसेस के ऊपर आप ऐड करते हैं। तो हमें ये जानना होता है कि इंटरनल इनपुट कौन सी होंगी, एक्सटर्नल इनपुट्स कौन सी होगी, हमारी क्यूरीज कैसे परफॉर्म की जाएंगी, ठीक है। तो ये 5 जो फैक्टर्स आपको मैंने बताए, ये आपके यूटिलाइज होते हैं। उसके बाद फंक्शंस आर वेटेड बेस्ड ऑन कम्प्लेक्सिटी, कि आपका प्रोजेक्ट कितना कम्प्लेक्स है, उसको भी इसके अंदर जो है सामने रख के आपके फैक्टर्स को काउंट किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए कि डाटा एलिमेंट टाइप, इसको DETs बोला जाएगा, नंबर ऑफ यूजर्स,
रिकॉग्नाइजेबल नॉन रिपीटेबल फील्ड्स, कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ यूजर जो है वो आपकी इस एप्लीकेशन के साथ इंटरेक्ट करेंगे। अप्लाइज टू द डाटा एंड ट्रांजेक्शनल फंक्शन, कि देखो हो सकता है कि हर एक यूजर है वो, अब फॉर एग्जांपल आपने एक फेसबुक का पेज डिजाइन किया हुआ है, तो फेसबुक के पेज के ऊपर कोई यूजर है वो अपने मैसेजेस को पढ़ रहा है, कोई यूजर जो है वो आपके फ्रेंड रिक्वेस्ट को देख रहा है, कोई यूजर जो है वो न्यूज न्यूज फीड को देख रहा है। तो हर एक यूजर की अपनी डिफरेंट एक एक्टिविटी हो सकती है, ठीक है। तो नंबर ऑफ यूजर्स भी वेरी करते हैं, और उन यूजर्स की जो एक्टिविटीज होती हैं, हर एक यूजर की डिफरेंट ट्रांजेक्शन हो सकती है, वो भी आपकी प्रोजेक्ट की कॉस्ट के ऊपर वेरी करती है, ठीक है। उसके बाद ये था डाटा से रिलेटेड। अब अगर फाइल से रिलेटेड बात की जाए, तो फाइल से रिलेटेड नंबर ऑफ फाइल्स रेफरेंस्ड, ठीक है, रीड कितनी हो रही है, क्रिएट कितनी हो रही है, अपलोड कितनी हो रही है, तो इनको भी हमने जानना होता है। अप्लाइज टू ट्रांजैक्शनल फंक्शन, ताकि आप ये अंदाजा लगा सको कि मैंने कितने ट्रांजैक्शन के फंक्शंस एस्टेब्लिश करने हैं या बिल्ड करने हैं ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद रिकॉर्ड एलिमेंट टाइप, नंबर ऑफ डाटा सब ग्रुपिंग आर यूनिक रिकॉर्ड फॉर्मेट्स। हो सकता है कि आपका जो यूजर है, आप एक बंदा एक्सेल की फॉर्म में एक्सपोर्ट कर रहा है, एक बंदा पीडीएफ में एक्सपोर्ट कर रहा है, एक बंदा जेपीजी फाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, तो डाटा के डिफरेंट आपके पास फॉर्मेट्स हो सकते हैं। तो डिफरेंट फॉर्मेट्स को डील करने के लिए भी डिफरेंट टेक्निक्स आपको यूज करनी पड़ती हैं, ठीक है। फाइल कन्वर्जन भी करनी पड़ सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, कभी कभी ऐसा होता है कि आप एक फाइल अपलोड करते हो पीडी वर्ड फाइल में, और आपका सिस्टम ऑटोमेटिकली उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता है। तो आपने पहले से अंदाजा लगाना होता है कि मेरे रिकॉर्ड की एलिमेंट की टाइप्स क्या होंगी, किस तरह से रिकॉर्ड्स मैंने जो है किन किन फॉर्मेट्स में मैंने स्टोर करवाना है। उसके बाद आप फिर अपने इनको अपने प्रोजेक्ट की एवरेज के, अपने प्रोजेक्ट की यानी कम्प्लेक्सिटी के लिहाज से उस मल्टीप्लायर के साथ आप मल्टीप्लाई करते हो। नंबर ऑफ ईज काउंट करने के बाद उसको, अगर लो है तो 3 से मल्टीप्लाई कराओगे, एवरेज है तो 4 से, हाई है तो 6 से। ईओस को मल्टीप्लाई कराओगे 4 से, 5 से, 7 से। तो ये ईआई मैंने बता दिया, ईओ बता दिया, ईक्यू बता दिया, आईएलएफ बता दिया, ईआईएफ मैंने आपको बता दिया। तो ये जो लो, एवरेज और हाई आई हम लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस कर चुके हैं, और ये मल्टीप्लायर फैक्टर भी हम डिस्कस कर चुके हैं कि अगर जितने नंबर ऑफ ईआईज होंगे उनको आप इनसे इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करके सम कर लेंगे तो टोटल नंबर ऑफ ईआईज आ जाएंगे, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ ईओज होंगे उनको इनसे मल्टीप्लाई करने के बाद टोटल नंबर ऑफ ईओज निकल आएंगे। तो ये हमने जो लास्ट एग्जांपल की थी सेम एज इट इज उसी तरह है, सिर्फ इसके अंदर जो नई चीजें आई हैं वो आपके फंक्शन की टाइप है, ठीक है। कि ईआई के फंक्शन कौन से थे, ईओ फंक्शन कौन से थे, ईक्यू फंक्शन, आईएलएम फंक्शन और ईआईएफ फंक्शंस। तो इनको इंडिविजुअली आपने अपनी केस स्टडी में से आइडेंटिफाई करने के बाद अपने प्रोजेक्ट की साइज के हिसाब से उनके मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करना है, ताकि आप अपनी वैल्यू को एस्टिमेट कर सको। तो इनको एस्टिमेट करने के बाद हम वैल्यू एडजस्टमेंट फैक्टर फाउंड करते हैं, ठीक है। बस यहाँ तक आज बस करते हैं, ठीक है। यहाँ तक काफी है, खत्म हो गया जी हमारा कोर्स, ये आज का जो टॉपिक है। अब ये जो EIF और ये DIF और ये सारे के सारे कैसे यूटिलाइज होंगे, इनको फिर हम जो है हम मिड के बाद देखेंगे कि मिड के बाद किस तरीके से ये जो है हमारी हेल्प करते हैं इन फैक्टर्स को यूटिलाइज करते हुए। जिस तरह से हमने लास्ट लेक्चर में हमने प्रॉब्लम को सॉल्व किया था, वैसे ही हम एक प्रॉब्लम पकड़ेंगे, केस स्टडी पकड़ेंगे, उसमें से इन चीजों को आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है। और उनको आइडेंटिफाई करने के बाद उन मल्टीप्लाई से मल्टीप्लाई करके फिर हम क्या करेंगे, उनकी कॉस्ट को एस्टिमेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इसको मैं स्टॉप कर रहा हूँ रिकॉर्डिंग को।